आगरा का किला सूरज की पहली किरणों में नहाकर सोने सा दमक रहा था। यमुना का शांत जल किले की दीवारों से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रहा था और मुगल सल्तनत की सुबह हमेशा की तरह भव्य और शांत थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। सल्तनत दूर दूर तक फैली थी, खजाना भरा हुआ था और दुश्मन खामोश थे। फिर भी शहंशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी किसी जंग या साजिश की नहीं, बल्कि कला की थी। कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने अपने लिए एक नए दीवाने खास का निर्माण शुरू करवाया था और वे चाहते थे कि इसकी दीवारें, इसके खंभे, इसकी जालियां ऐसी हों जैसी आज तक किसी ने न देखी हों। वे चाहते थे कि पत्थर भी बोल उठें और संगमरमर में जान आ जाए। इस काम के लिए पूरे हिंदुस्तान से बेहतरीन कारीगर और संतराश बुलाए गए थे, लेकिन एक नाम उन सब में सबसे ऊपर था, हीरालाल। हीरालाल सिर्फ एक संतराश नहीं था, वह एक जादूगर था। उसके हाथ में छेनी और हथौड़ी आते ही पत्थर मोम की तरह नरम हो जाते थे। वह संगमरमर में ऐसी बारीक जालियां बनाता था कि देखने वाले की आंखें धोखा खा जाएं कि यह पत्थर है या किसी मकड़ी का बुना हुआ जाला। उसके बनाए फूलों की नक्काशी इतनी सजीव होती थी कि भंवरे भी धोखा खाकर उन पर मंडराने लगते। शहंशाह अकबर हीरालाल की कला के कायल थे। वे अक्सर काम की प्रगति देखने जाते और घंटों हीरालाल को काम करते हुए देखते रहते। हीरालाल की शोहरत और शहंशाह का उसके प्रति लगाव दरबार के कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा था, और उन खटकने वाली आंखों में सबसे प्रमुख थी मीर कासिम की आंखें। मीर कासिम भी एक उम्दा कारीगर था, लेकिन उसकी कला में हीरालाल जैसी रूहानियत और मौलिकता नहीं थी। वह मेहनती था, पर प्रतिभाशाली नहीं। वह हीरालाल की जगह लेना चाहता था। वह शहंशाह की नजरों में सबसे बेहतरीन बनना चाहता था, और इस हसरत ने उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा पौधा लगा दिया था जिसे वह दिन रात नफरत के पानी से सींच रहा था। उन्हीं दिनों शहंशाह के सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को एक बेहद जरूरी राजनयिक मिशन पर कंधार भेजा गया। मामला सरहद पर कुछ पठान कबीलों के साथ बढ़ते तनाव का था, और अकबर को बीरबल की चतुराई और वाक्पटुता पर पूरा भरोसा था। बीरबल के जाने से दरबार में मानो एक संतुलन बिगड़ गया था। अकबर के पास अब कोई ऐसा नहीं था जो उनकी हर बात को निष्पक्ष होकर तौलता और उन्हें उनकी ही सोच के दूसरे पहलू से वाकिफ कराता। मीर कासिम के लिए यह एक सुनहरा मौका था। एक शाम जब दीवाने खास का काम जोरों पर था, पूरे किले में एक खबर आग की तरह फैल गई। शहंशाह का सबसे कीमती हार, जिसे नूरे सल्तनत कहा जाता था, शाही खजाने से गायब हो गया था। यह कोई आम हार नहीं था। उसमें जड़े हीरे और पन्ने की चमक के आगे सूरज भी फीका लगता था। यह हार मुगल खानदान की शान था, और इसका गायब होना एक बहुत बड़ा माना जा रहा था। शहंशाह अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे किले में तलाशी का हुक्म दिया। हर कोना, हर संदूक, हर तहखाना छान मारा गया, लेकिन हार का कोई सुराग नहीं मिला। सिपाही और जासूस परेशान थे, क्योंकि शाही खजाने की सुरक्षा अभेद्य थी। किसी बाहरी चोर का अंदर आना नामुमकिन था, जिसका मतलब साफ था, चोर किले के अंदर का ही कोई भेदी था। शहंशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर चोर नहीं पकड़ा गया तो खजाने के सभी पहरेदारों के सर कलम कर दिए जाएंगे। किले में दहशत फैल गई। इसी दहशत और अफरातफरी का फायदा उठाने के लिए मीर कासिम ने अपनी चाल चली। वह आधी रात को कांपते हुए शहंशाह के सामने पेश हुआ। उसकी आंखों में बनावटी आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं सल्तनत का एक वफादार सेवक होने के नाते एक सच को और नहीं छुपा सकता। अकबर ने गरजकर पूछा, क्या सच?
जल्दी कहो, मीर कासिम ने कहा। जहां पनाह, मुझे कुछ दिनों से संतराश हीरालाल की गतिविधियों पर शक हो रहा है। वह अक्सर देर रात तक अपनी कार्यशाला में अकेला काम करता है और मैंने उसे कई बार खजाने के उस हिस्से के पास मंडराते देखा है जहां नूरे सल्तनत रखा था। वह एक माहिर कारीगर है। वह पत्थरों की तरह कीमती जवाहरात की भी परख रखता है। हो सकता है अपनी कला की बारीकी से उसने ताले की कोई काट निकाल ली हो। यह सुनकर अकबर को झटका लगा। हीरालाल, उनका सबसे पसंदीदा कारीगर? उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन मीर कासिम ने बात को और पुख्ता करते हुए कहा, हुजूर, आप चाहें तो अभी उसकी कार्यशाला की तलाशी ले सकते हैं। मुझे यकीन है कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। अकबर का गुस्सा उनकी सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो चुका था। बीरबल यहाँ होते तो शायद उन्हें रोकते, उन्हें याद दिलाते कि शक और सबूत में फर्क होता है। पर बीरबल नहीं थे। अकबर ने फौरन सिपाहियों को हीरालाल की कार्यशाला की तलाशी का हुक्म दिया। हीरालाल उस वक्त अपनी कार्यशाला में एक संगमरमर के खंभे पर नक्काशी कर रहा था। जब सिपाहियों ने आकर उसकी कार्यशाला को उलटना पुलटना शुरू किया तो वह हैरान रह गया। और फिर जैसा कि मीर कासिम ने योजना बनाई थी, सिपाहियों को पत्थरों के औजारों वाले एक संदूक के नीचे से एक छोटा सा पन्ना मिला। वह पन्ना हूबहू वैसा ही था जैसा नूरे सल्तनत हार में जड़ा था। यह एक अकाट्य सबूत माना गया। हीरालाल चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उसे जंजीरों में जकड़कर शहंशाह के सामने पेश किया गया। अकबर की आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने उस कारीगर को देखा जिसके हाथों की कला पर वे फिदा थे, और आज वही हाथ उन्हें एक चोर के हाथ लग रहे थे। हीरालाल, हमने तुम्हें इज्जत दी, शोहरत दी, और तुमने हमें यह सिला दिया। हमारी पीठ में छुरा घोंपा। अकबर की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। नहीं जहांपना, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह एक साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है, हीरालाल रो रो कर कह रहा था। लेकिन अकबर के गुस्से के आगे उसकी आवाज दब गई। मीर कासिम ने आग में घी डालते हुए कहा, देखिए जहांपना, कैसे झूठ बोल रहा है। इसकी आंखों में कोई शर्म नहीं है। बिना कोई गहरी जांच पड़ताल किए, बिना किसी और गवाह को सुने, सिर्फ एक पन्ने के टुकड़े और मीर कासिम के भड़काने पर शहंशाह अकबर ने अपना फैसला सुना दिया। इस नमक हराम की कला ने ही इसे मगरूर बनाया है। इसने उसी हाथ से चोरी की है जिससे यह पत्थर तराशता है। हम हुक्म देते हैं कि हीरालाल को जिंदगी भर के लिए ग्वालियर के किले की अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाए। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और आज के बाद कोई उसका नाम भी न ले। यह एक क्रूर और जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। हीरालाल के परिवार को सड़कों पर फेंक दिया गया। उसकी पत्नी और छोटा बेटा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। आगरा के कला जगत में सन्नाटा पसर गया। किसी कारीगर की हिम्मत नहीं हुई कि शहंशाह के फैसले पर उंगली उठाए। मीर कासिम को हीरालाल का अधूरा काम सौंप दिया गया और वह मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। बीरबल कंधार से अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके लौटे। उन्होंने नूरे सल्तनत की चोरी और हीरालाल को मिली सजा के बारे में सुना। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हीरालाल जैसा कलाकार जो अपनी कला में डूबा रहता था, ऐसा काम करेगा, यह उनके गले नहीं उतरा। लेकिन शहंशाह फैसला सुना चुके थे और मामला पुराना हो चुका था, इसलिए उन्होंने भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। दरबार की रस्में और सल्तनत के दूसरे काम इतने थे कि यह घटना धीरे धीरे सबकी यादों से मिटने लगी। पूरे 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था।
मीर कासिम अब शाही मुख्य संतराश बन चुका था। दीवाने खास बनकर तैयार हो चुका था। वह भव्य था, विशाल था, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी। उसकी दीवारों में हीरालाल के काम जैसी नजाकत और रूहानियत नहीं थी। अकबर जब भी वहां बैठते, उन्हें एक खालीपन का एहसास होता। उन्हें लगता कि पत्थर खूबसूरत तो हैं, पर खामोश हैं, वे बोलते नहीं हैं। उन्हें अक्सर उन खंभों की याद आती जिन्हें हीरालाल ने तराशना शुरू किया था, जिनमें फूल और पत्तियां ऐसे लगते थे मानो अभी अभी हवा में लहराने लगेंगे। पर अब वह इस बात का जिक्र किसी से नहीं करते थे। शायद अपने ही फैसले पर उन्हें एक अनकहा सा पछतावा था। एक दिन शहंशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। शहंशाह ने एक नए फव्वारे की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल देखो, मीर कासिम ने कितना उम्दा फव्वारा बनाया है। बीरबल ने फव्वारे को गौर से देखा। वह सुंदर था, पर उसमें कोई असाधारण बात नहीं थी। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, कारीगरी अच्छी है, पर इसमें कल्पना की उड़ान नहीं है। यह बस एक फव्वारा है। याद है आपको वो संगमरमर का हंसों का जोड़ा जो हीरालाल बना रहा था? उसे देखकर लगता था मानो वो अभी पानी में तैरने लगेंगे। हीरालाल का नाम सुनते ही अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आ गई, जिसे बीरबल ने फौरन पढ़ लिया। अकबर ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो उन बातों को। वो एक चोर और नमक हराम था। बीरबल चुप हो गए, लेकिन उनके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा था। शहंशाह का हीरालाल का नाम सुनकर असहज हो जाना, मीर कासिम की कला में वो दम न होना, और 5 साल पहले की वो जल्दबाजी में सुनाई गई सजा, ये सारे बिंदु बीरबल के जहन में जुड़ने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें 5 साल पुरानी कब्र क्यों न खोदनी पड़े। बीरबल ने अपना काम बड़ी खामोशी से शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले शाही पुस्तकालय से उस मुकदमे की सारी पुरानी फाइलें निकलवाईं। उन्होंने पाया कि फैसला सिर्फ एक दिन में हो गया था। कोई जिरह नहीं, कोई गहन जांच नहीं, बस मीर कासिम का आरोप, हीरालाल की कार्यशाला से मिला एक पन्ना और शहंशाह का गुस्सा। बीरबल को यह बहुत अजीब लगा। इसके बाद बीरबल ने भेष बदला और आगरा के उन पुराने मोहल्लों में जाना शुरू किया जहां कारीगर और संतराश रहा करते थे। उन्होंने लोगों से पुरानी बातें करनी शुरू की। शुरू में तो कोई भी डर के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बीरबल के सब्र और भरोसे ने धीरे धीरे लोगों की जुबान खोल दी। एक बूढ़े संतराश ने, जो कभी हीरालाल का सहायक था, दबी आवाज में बताया कि जिस रात हीरालाल को पकड़ा गया था, उससे कुछ घंटे पहले मीर कासिम उसकी कार्यशाला के पास देखा गया था और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। एक और कारीगर ने बताया कि मीर कासिम हमेशा से हीरालाल से जलता था और कई बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका था। यह सब सुनकर बीरबल का शक और गहरा हो गया। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें थीं, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्हें एक ऐसे सबूत की तलाश थी जो मीर कासिम को रंगे हाथों पकड़वा सके। बीरबल को यह भी पता चला कि हीरालाल का परिवार अब आगरा के बाहर एक छोटी सी झुग्गी में रहता है। एक दिन वे एक सौदागर के भेष में वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हीरालाल की पत्नी कपड़े सिलकर और उसका 17 साल का बेटा मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे। उनकी आंखों में गरीबी थी, पर बेईमानी नहीं। बीरबल ने हीरालाल की पत्नी से बात की। वह आज भी मानती थी कि उसका पति बेकसूर है। उसने रोते हुए बताया, साहब, मेरे पति अपनी कला को पूजते थे। उनके लिए उनकी छेनी और हथौड़ी ही भगवान थे। वो किसी की सल्तनत की दौलत पर भी नजर नहीं डालते। एक हार की क्या बिसात है। उन्हें फंसाया गया है और फंसाने वाला वही है जिसे उनकी जगह मिली है।
उस औरत के विश्वास ने बीरबल के इरादे को और पक्का कर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हीरालाल निर्दोष है। अब सवाल यह था कि मीर कासिम को कैसे बेनकाब किया जाए और असली नूरे सल्तनत कहाँ है। बीरबल ने सोचा कि अगर मीर कासिम ने हार चुराया है तो उसने उसे कहीं न कहीं तो छुपाया होगा। इतना कीमती हार वह बेच नहीं सकता था, क्योंकि वह फौरन पकड़ लिया जाता। इसका मतलब हार अभी भी उसी के पास है। बीरबल ने एक योजना बनाई। यह एक बहुत जोखिम भरी योजना थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि अहंकारी और लालची इंसान अपनी ही होशियारी में फंसता है। अगले दिन बीरबल शहंशाह के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, ईरान के शाह ने आपके लिए कुछ बेशकीमती तोहफे भेजे हैं और वह आपकी सल्तनत की सबसे बेहतरीन कारीगरी को देखना चाहते हैं। वह खासकर उस नूरे सल्तनत हार के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। अकबर यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन बीरबल, वो हार तो 5 साल पहले चोरी हो गया था। अब हम उन्हें क्या दिखाएंगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हार चोरी हुआ है, उसकी बनावट तो हमारे कारीगरों के जहन में है। क्यों न हम एक प्रतियोगिता रखें? जो कारीगर अपनी याददाश्त से नूरे सल्तनत की हूबहू प्रतिकृति कागज पर बनाएगा और फिर उसे संगमरमर पर उकेरेगा, उसे शाही खजाने से 10,000 अशरफियों का इनाम दिया जाएगा। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत पूरे आगरा में इस प्रतियोगिता का ऐलान करवा दिया। मीर कासिम ने जब यह सुना तो उसका अहंकार जाग उठा। वह खुद को सबसे बड़ा कारीगर समझता था और 10,000 अशरफियों का लालच भी बहुत बड़ा था। उसे लगा कि इससे बेहतर मौका अपनी कला का लोहा मनवाने का और क्या हो सकता है। वह यह भूल गया कि उस हार को उसने सिर्फ कुछ पलों के लिए ही देखा था। प्रतियोगिता वाले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बड़े बड़े कारीगर कागज और कलम लेकर बैठे थे। मीर कासिम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था। बीरबल ने सबको हार की बनावट को याद करके चित्र बनाने को कहा। सबने अपनी अपनी कल्पना और याददाश्त के घोड़े दौड़ाए। मीर कासिम ने भी चित्र बनाना शुरू किया। वह इतना खो गया था कि उसे किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। कुछ घंटों बाद जब सबके चित्र तैयार हो गए तो बीरबल ने उन्हें इकट्ठा किया। उन्होंने एक एक करके सारे चित्र देखे और फिर मीर कासिम के बनाए चित्र को हाथ में लेकर शहंशाह के पास गए। जहां पनाह, देखिए, मीर कासिम की याददाश्त और कला कितनी अद्भुत है। इन्होंने हूबहू नूरे सल्तनत बना दिया है। अकबर ने चित्र देखा और वह भी हैरान रह गए। डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था। हर नगीने की जगह, हर मोड़, हर लड़ी, सब कुछ उत्तम था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह मीर कासिम, तुम सच में महान हो। तुम ही इस इनाम के हकदार हो। मीर कासिम गर्व से फूल गया। वह इनाम लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि बीरबल ने उसे रोक लिया। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ठहरिए। जहां पनाह, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो बीरबल, अकबर ने कहा। मीर कासिम, बीरबल ने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, तुम्हें इस हार की बनावट इतनी बारीकी से कैसे याद है? जहां तक मुझे याद है, यह हार हमेशा शाही खजाने में कड़ी सुरक्षा में रहता था और इसे साल में सिर्फ एक बार खास मौके पर ही निकाला जाता था, वह भी कुछ पलों के लिए। आम कारीगरों की नजर तो इस पर कभी पड़ी ही नहीं। यह सवाल सुनते ही मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैंने इसकी चर्चा सुनी थी और अपनी कल्पना से बनाया है। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, तुम्हारी कल्पना तो अद्भुत है मीर कासिम।
इतनी अद्भुत कि तुमने हार के पीछे लगा वो छोटा सा गुप्त निशान भी बना दिया है, जिसे सिर्फ शाही परिवार के लोग या वो जौहरी जानता था जिसने इसे बनाया था। बीरबल ने चित्र का पिछला हिस्सा दिखाते हुए कहा। अब मीर कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी सत्ते में आ गए। उन्हें बीरबल की बात समझ में आ गई थी। बीरबल ने अपनी आवाज और बुलंद करते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई यह है कि मीर कासिम ने यह चित्र अपनी याददाश्त या कल्पना से नहीं, बल्कि असली हार को देखकर बनाया है, क्योंकि असली नूरे सल्तनत आज भी इसी के पास है। इसी ने 5 साल पहले हार चुराया था, एक पन्ना हीरालाल की कार्यशाला में फेंककर उसे फंसाया था ताकि यह उसकी जगह ले सके। मीर कासिम चीख पड़ा, झूठ, यह सब झूठ है, मेरे पास कोई हार नहीं है। अच्छा, बीरबल ने कहा और अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही दरबार से बाहर गया और कुछ देर बाद हाथ में एक मखमली थैला लेकर लौटा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब मीर कासिम यहाँ चित्र बनाने में व्यस्त था, मैंने अपने सिपाहियों को इसके घर की तलाशी लेने भेजा था। मुझे यकीन था कि इसने हार को अपने घर में ही कहीं छुपाया होगा, अपनी सबसे कीमती जगह पर। और मैं सही था। यह हार इसके पूजा घर में मूर्तियों के पीछे छुपाकर रखा गया था। सिपाही ने थैला खोला और उसमें से नूरे सल्तनत हार निकालकर शहंशाह के सामने रख दिया। उसकी चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया। वही हार, वही शान जिसे सब खोया हुआ मान चुके थे, सच आईने की तरह साफ हो चुका था। मीर कासिम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह शहंशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा, अपने गुनाह कबूल करने लगा। शहंशाह अकबर अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमे हुए थे। उन्हें मीर कासिम के धोखे से ज्यादा अपनी 5 साल पुरानी गलती पर अफसोस हो रहा था। उनकी एक जल्दबाजी, उनके एक गुस्से ने एक बेगुनाह कलाकार की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी कला छीन ली, उसका परिवार उजाड़ दिया। शहंशाह की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह भरी सभा में खड़े हुए और उनकी आवाज में गहरा दर्द था। हमसे भूल हुई, उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी भूल। हमने न्याय करने में जल्दबाजी की। हमने एक निर्दोष को गुनहगार मान लिया। हम शहंशाह होने के लायक नहीं हैं अगर हम अपनी गलती को सुधार न सकें। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, मीर कासिम को उसी कालकोठरी में डाल दिया जाए जहां इसने हीरालाल को सड़ने के लिए भेजा था, और फौरन एक शाही दस्ता ग्वालियर भेजा जाए और हीरालाल को पूरे सम्मान के साथ वापस लाया जाए। कुछ दिनों बाद हीरालाल को वापस आगरा लाया गया। 5 साल की कैद ने उसे तोड़ दिया था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, आंखों की रोशनी धुंधला गई थी और उसके हाथों की वो जादूगरी कहीं खो गई थी। जब वह दरबार में लाया गया तो शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरकर उसके सामने आए। उन्होंने हीरालाल के हाथ पकड़कर कहा, हीरालाल, तुम्हारा गुनहगार यह सल्तनत है, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तो लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के वो 5 साल नहीं लौटा सकता। यह कहते हुए शहंशाह की आंखें भर आईं। यह देखकर हीरालाल, जो अब तक एक जिंदा लाश बना हुआ था, उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। शहंशाह ने हीरालाल के परिवार को वापस बुलवाया, उन्हें उनका घर और संपत्ति दोगुनी करके लौटाई। हीरालाल को शाही संतराश का प्रमुख बनाया गया और उसे सोने और अशर्फियों से तौल दिया गया। लेकिन हीरालाल के लिए सबसे बड़ा इनाम शहंशाह की आंखों में अपने लिए पश्चाताप और सम्मान देखना था। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचते। उन्होंने सीखा कि गुस्सा और अधिकार बुद्धि और न्याय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच की अपनी एक उम्र होती है, वह भले ही कुछ समय के लिए दफन हो जाए,
लेकिन एक दिन बाहर आता जरूर है, चाहे इसके लिए 5 साल ही क्यों न लग जाएं। आगरा का किला आज भी खड़ा है और उसकी दीवारें आज भी शहंशाह की उस भूल की कहानी कहती हैं, जिसे बीरबल की बुद्धिमानी ने 5 साल के लंबे इंतजार के बाद सुधारा था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल की वह कहानी जो हवा में लिखी गई थी, एक विस्तृत और गहन वृत्तांत में। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शानो शौकत, अपने इंसाफ और अपनी बौद्धिक बहसों के लिए मशहूर था। आगरा के किले में हर रोज ज्ञान और कला की एक नई महफिल सजती थी, जहां दूर दूर से गुणीजन अपनी कला और विद्वता का प्रदर्शन करने आते थे। शहंशाह अकबर खुद भी ज्ञान के बड़े पारखी थे और उन्हें अपने नवरत्नों पर, खासकर अपने सबसे अजीज दोस्त और सलाहकार बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता पर बहुत नाज था। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वह शहंशाह की सोच का आईना थे, एक ऐसा पैमाना जिससे हर मुश्किल सवाल और हर उलझी हुई पहेली को मापा और सुलझाया जाता था। उन्हीं दिनों दक्षिण के एक सुदूर और समृद्ध राज्य से एक महान विद्वान का आगमन आगरा में हुआ। उनका नाम था आचार्य विद्यासागर। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका ज्ञान भी था, अथाह और गहरा। उन्होंने चारों वेदों, 6 शास्त्रों और अनेकों उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था। उनकी ख्याति ऐसी थी कि बड़े बड़े पंडित और मुनि भी उनके सामने शास्त्रार्थ करने से कतराते थे। उनके आगमन की खबर ने आगरा के बौद्धिक गलियारों में एक हलचल मचा दी। शहंशाह अकबर ने अपनी परंपरा के अनुसार आचार्य विद्यासागर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी गई। अगले दिन दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। आचार्य विद्यासागर को बड़े आदर के साथ शहंशाह के सामने पेश किया गया। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म अहंकार की परछाई भी थी, जिसे बीरबल की पारखी नजरों ने पहली ही झलक में पढ़ लिया था। औपचारिक स्वागत के बाद शहंशाह ने आचार्य से उनकी यात्रा और उनके ज्ञान के बारे में चर्चा शुरू की। आचार्य ने संस्कृत के क्लिष्ट श्लोकों में अपनी बात रखी, जिसका आशय था कि सच्चा ज्ञान वही है जो ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है, जिसे पीढ़ियों ने संजोया है। व्यावहारिक ज्ञान या हाजिर जवाबी तो बस कुछ पलों का छलावा है, जिसकी कोई गहरी नींद नहीं होती। यह बीरबल पर एक सीधा और सधा हुआ कटाक्ष था, जिसे दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया। अकबर को यह बात थोड़ी चुभी। उन्होंने कहा, आचार्य जी, हमारे दरबार में भी एक से बढ़कर एक गुणीजन हैं। हमारे बीरबल की बुद्धिमानी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती हैं। हम मानते हैं कि किताबी ज्ञान अपनी जगह है, पर जीवन की पाठशाला में सीखा गया सबक भी अमूल्य होता है। आचार्य विद्यासागर के होठों पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। मिसालों और कहानियों का क्या है, वे तो बन भी जाती हैं और बना भी दी जाती हैं। असली परीक्षा तो तब होती है जब बुद्धि को एक ऐसी कसौटी पर कसा जाए जो आज तक किसी ने न देखी हो, न सुनी हो। क्या आपके सलाहकार ऐसी किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं? यह एक खुली चुनौती थी। पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर आचार्य की ओर मुड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, आचार्य जी, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। ज्ञान के सागर तो आप हैं। फिर भी यदि आप कोई परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं शहंशाह के सम्मान के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल की विनम्रता ने आचार्य के अहंकार को और हवा दे दी।
उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति पहले ही हार मान रहा है। उन्होंने अपनी आवाज में एक नाटकीयता लाते हुए कहा, ठीक है, तो सुनिए मेरी चुनौती। मैं इसी भरे दरबार में सबके सामने एक पूरी कहानी लिखूंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक गहरा रहस्य और एक गूढ़ सत्य छिपा होगा। लेकिन मैं यह कहानी न तो कागज पर लिखूंगा, न किसी तख्ती पर। मैं इसे किसी स्याही या कलम से नहीं लिखूंगा। मैं यह कहानी हवा में लिखूंगा। सिर्फ अपने हाथ की उंगलियों से हवा में इसके अक्षर बनाऊंगा। आपके चतुर सलाहकार को उस हवा में लिखी कहानी को पढ़ना होगा और उसका अर्थ पूरे दरबार को समझाना होगा। अगर वह ऐसा कर पाए तो मैं मान लूंगा कि उनकी बुद्धि केवल किताबी नहीं बल्कि अलौकिक है। और अगर वह न कर पाए तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सच्ची विद्वता केवल शास्त्रों में ही निहित है। चुनौती सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। यह क्या बात हुई? हवा में लिखी कहानी को भला कोई कैसे पढ़ सकता है? यह तो असंभव था। कुछ मंत्री दबी जुबान में फुसफुसाने लगे कि आचार्य ने बीरबल को बुरी तरह फंसा दिया है। शहंशाह अकबर के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी न कोई आश्चर्य। वह शांत थे, मानो उन्हें ऐसी ही किसी चुनौती का इंतजार था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है आचार्य जी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप यह कहानी आज नहीं बल्कि 7 दिन बाद लिखेंगे। इन 7 दिनों में आप हमारे मेहमान हैं। आगरा की सैर करें, हमारी सल्तनत की कारीगरी देखें। 7वें दिन इसी समय इसी दरबार में आप अपनी कहानी हवा में लिखिएगा और मैं उसे पढ़ने का प्रयास करूंगा। आचार्य विद्यासागर ने सोचा, इसे 7 दिन मिले या 7 महीने, होना कुछ नहीं है। यह बस अपनी हार को टालने का एक बहाना है। वह अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत शर्त मान ली। मुझे स्वीकार है। 7 दिन बाद मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करूंगा और आप अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार रहिएगा, उन्होंने कहा। दरबार बर्खास्त हो गया। शहंशाह ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, यह तुमने क्या किया? ऐसी असंभव चुनौती क्यों स्वीकार कर ली? हवा में भला कौन पढ़ सकता है? इसमें तो हमारी सल्तनत की इज्जत दांव पर लग गई है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें। जो चीज हवा में लिखी जाती है उसे पढ़ने के लिए आंखों की नहीं, अक्ल की जरूरत होती है। आचार्य जितने बड़े विद्वान हैं उतने ही बड़े अहंकारी भी, और अहंकार ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। 7वें दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले 6 दिन बीत गए। आचार्य विद्यासागर शाही मेहमान की तरह पूरे आगरा में घूमते रहे। वह कभी ताजमहल की नक्काशी देखते तो कभी कारीगरों के मोहल्ले में जाकर उनकी कला पर अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियां करते। वह जहां भी जाते अपने ज्ञान का दिखावा करने से नहीं चूकते। उधर बीरबल ने इन 6 दिनों में दरबार से लगभग दूरी बना ली। वह कभी भेष बदलकर शहर के बाजारों में घूमते तो कभी घंटों अकेले बैठकर कुछ सोचते रहते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि बीरबल कोई रास्ता न देख अब शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। 7वां दिन आ गया। दीवानयाम पिछली बार से भी ज्यादा खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इस अनोखी प्रतियोगिता का परिणाम देखने के लिए उत्सुक था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक तनाव साफ झलक रहा था। आचार्य विद्यासागर विजेता की तरह मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर आकर खड़े हुए। बीरबल भी अपने नियत समय पर दरबार में हाजिर हुए।
उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति और मुस्कान थी। शहंशाह के इशारा करते ही आचार्य विद्यासागर दरबार के बीचों बीच आ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और फिर अपनी तर्जनी उंगली उठाकर हवा में कुछ लिखने लगे। उनकी उंगली कभी ऊपर जाती, कभी नीचे, कभी दाएं घूमती तो कभी बाएं। वह बड़े ही नाटकीय अंदाज में हवा में काल्पनिक अक्षर और वाक्य बना रहे थे। वह कभी शहंशाह के सिंहासन की ओर इशारा करते, कभी दरबारियों की ओर और कभी आसमान की ओर। दरबार में बैठा हर व्यक्ति सांस रोके यह अजीब दृश्य देख रहा था। यह सब करीब 15 मिनट तक चला। अंत में उन्होंने अपनी उंगली रोकी, आंखें खोली और एक विजी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। मैंने अपनी कहानी लिख दी है, उन्होंने घोषणा की। अब आपके सलाहकार की बारी है। पढ़िए, मैंने हवा में क्या लिखा है। सबकी नजरें बीरबल पर जम गईं। बीरबल अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर आचार्य के पास आए। उन्होंने उस हवा को देखने का कोई प्रयास नहीं किया जहां आचार्य ने अपनी कहानी लिखी थी। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें सीधे आचार्य विद्यासागर की आंखों में डाल दी। कुछ पल एक गहरी खामोशी में बीत गए। फिर बीरबल ने बोलना शुरू किया और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। आचार्य जी ने जो कहानी हवा में लिखी है वह किसी राज्य या राजा की कहानी नहीं है। यह किसी रहस्य या रोमांच की कहानी भी नहीं है। यह कहानी खुद आचार्य जी के मन की कहानी है। यह अहंकार और सत्य के बीच के द्वंद्व की कहानी है। दरबार में एक कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोलना जारी रखा। इस कहानी का पहला अक्षर तब शुरू हुआ जब आचार्य जी ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। इसका अर्थ था, मैं विद्यासागर आसमान की तरह महान हूँ, मेरा ज्ञान अनंत है। फिर उन्होंने अपनी उंगली शहंशाह के सिंहासन की ओर घुमाई। इसका अर्थ था, यह सिंहासन और यह सल्तनत मेरे ज्ञान के सामने बहुत छोटी है। इसके बाद उन्होंने दरबारियों की ओर एक गोला बनाया, जिसका मतलब था, यहाँ बैठे सभी मंत्री और सलाहकार शून्य के समान हैं, उनका कोई मोल नहीं है। कहानी के मध्य में उन्होंने अपनी उंगली से अपनी छाती पर कई बार ठोका, यह बताने के लिए कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है। और कहानी का अंत उन्होंने अपनी उंगली को जमीन की ओर दिखाकर किया, जिसका गूढ़ अर्थ था, एक दिन यह पूरी सल्तनत मेरे चरणों में झुकेगी और मेरे ज्ञान को स्वीकार करेगी। जैसे जैसे बीरबल बोलते जा रहे थे, आचार्य विद्यासागर का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उनकी विजी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह हैरत और घबराहट ने ले ली थी। बीरबल ने जो कुछ भी कहा था वह अक्षरशः सत्य था। आचार्य ने हवा में कोई कहानी नहीं लिखी थी, उन्होंने तो बस अपने अहंकार और मुगल दरबार के प्रति अपनी तुच्छता की भावना को ही इशारों में व्यक्त किया था। उन्हें लगा था कि इसे कोई समझ नहीं पाएगा। जब बीरबल ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने आचार्य से पूछा, कहिए आचार्य जी, क्या मैंने आपकी हवा में लिखी कहानी को सही से पढ़ा है? आचार्य विद्यासागर के पास कहने को कुछ नहीं था। वह हकलाने लगे, यह सब बकवास है, तुमने मनगढ़ंत बातें बनाई हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। सबूत? उन्होंने कहा। आचार्य जी, सबूत तो हवा में लिखी कहानी का भी नहीं होता। आपने एक ऐसी चुनौती दी जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं था। मैंने भी एक ऐसा जवाब दिया है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। लेकिन सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह तो चेहरे पर खुद ब खुद लिख जाता है। बीरबल ने आचार्य के पसीने से तरबतर और पीले पड़े चेहरे की ओर इशारा किया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए।
उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। उन्हें अब पूरी बात समझ में आ गई थी। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह, असली कहानी हवा में नहीं बल्कि लिखने वाले के मन और उसके इरादों में लिखी होती है। आचार्य जी ने कोई कहानी नहीं लिखी, उन्होंने तो बस अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए निरर्थक इशारे किए। मैंने उन इशारों को नहीं पढ़ा, मैंने उन इशारों के पीछे छिपे उनके अहंकार और उनके इरादे को पढ़ा है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के इरादे से चुनौती देता है, उसकी कहानी हमेशा अहंकार की ही होती है। यह सुनकर आचार्य विद्यासागर शर्म से पानी पानी हो गए। उनका सारा ज्ञान, सारा शास्त्रार्थ एक पल में धरा का धरा रह गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भरे दरबार में शहंशाह अकबर और बीरबल से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने बिना कुछ लिखे ही उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। शहंशाह अकबर ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि वह एक गुणी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहते थे। उस दिन के बाद आचार्य विद्यासागर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह कुछ और दिन आगरा में रहे, लेकिन अब एक शिष्य की भांति सीखने की इच्छा से। और बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सबसे जटिल पहेलियां भी सबसे सरल समाधान रखती हैं। कभी कभी जो लिखा नहीं होता वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो कहानी हवा में लिखी जाती है उसे पढ़ने के लिए दृष्टि नहीं बल्कि दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। यह कहानी आज भी आगरा के किले की हवाओं में गूंजती है, एक याद दिलाती हुई कि बुद्धि का सबसे बड़ा चमत्कार किसी असंभव को संभव करना नहीं बल्कि किसी के इरादों को पढ़ लेना है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है वह विस्तृत कहानी जब बीरबल को दरबार से निकाल दिया गया था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की किरणें उसके संगमरमरी गुंबदों पर पड़ती तो लगता मानो आसमान से सोना पिघलकर बरस रहा हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा था और आज कुछ खास ही रौनक थी। हाल ही में एक बड़ी और मुश्किल जंग में मिली फतेह ने शहंशाह के रुतबे और उनके अहंकार दोनों को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दरबार में चारों ओर से बधाइयों और प्रशंसा के शब्द किसी मीठे शहद की नदी की तरह बह रहे थे। कविगण शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, सेनापति उनकी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे और चापलूस मंत्रीगण उन्हें ईश्वर का प्रतिरूप बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस सुनहरी और प्रशंसा से सराबोर महफिल में शहंशाह अकबर एक सुनहरे बादल पर तैरते हुए महसूस कर रहे थे। अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उनके मन में एक विचार आया जो उनके बढ़ते हुए अभिमान का ही प्रतीक था। उन्होंने अपनी भारी और बुलंद आवाज में पूरे दरबार से एक सवाल पूछा, क्या इस पूरी दुनिया में, इस जमीन और आसमान के नीचे कोई है जो शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर से ज्यादा ताकतवर हो? क्या कोई है जिसके एक हुक्म से सूरज रुक सके या हवाएं अपना रास्ता बदल सकें? यह सवाल एक गहरे सन्नाटे के साथ दरबार में उतरा। हर कोई जानता था कि इसका सही जवाब क्या है, लेकिन हर कोई यह भी जानता था कि शहंशाह सुनना क्या चाहते हैं। एक एक करके सभी मंत्री और दरबारी खड़े हुए। किसी ने कहा, आप ही खुदा का साया हैं, जहांपना। आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? किसी और ने कहा, आपके हुक्म के आगे तो मौत भी सर झुकाती है। फिर किसी और की क्या बिसात, चापलूसी की इस प्रतियोगिता में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। शहंशाह का चेहरा गर्व से दमक रहा था, लेकिन उनकी नजरें उस एक शख्स को तलाश रही थीं, जो हमेशा की तरह खामोश बैठा था। वह थे उनके सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल। बीरबल के चेहरे पर न तो सहमति थी न असहमति, बस एक शांत और गहरी सोच थी, जैसे वह इस पूरी महफिल से कहीं दूर हो। अकबर को यह खामोशी चुभ गई। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात
से कोई इत्तेफाक नहीं। क्या तुम्हारी नजर में हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? शहंशाह की आवाज में एक धार थी, एक चुनौती थी। पूरा दरबार एक बार फिर खामोश हो गया। सबकी सांसें रुक गईं। यह एक ऐसा पल था जहां एक गलत शब्द बीरबल को अर्श से फर्श पर ला सकता था। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और बड़ी ही शांत और स्थिर आवाज में बोले, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि आप इस जमीन पर सबसे शक्तिशाली और महान शासक हैं। आपकी सल्तनत सूरज की तरह चमकती है और आपका इंसाफ चांद की तरह रोशन है। आपके एक इशारे पर लाखों जिंदगियां बन और बिगड़ सकती हैं। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्हें लगा बीरबल भी वही कहेंगे जो सब कह रहे हैं। लेकिन बीरबल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जहांपनाह, एक शक्ति आपसे भी बढ़कर है। एक सत्ता है जो इस पूरी कायनात को चलाती है। वह है ईश्वर की, उस परवरदिगार की जिसने आपको, मुझे, इस जमीन और आसमान को बनाया है। वह जब चाहे एक शहंशाह को फकीर और एक फकीर को शहंशाह बना सकता है। वह एक पल में सल्तनतें बना और मिटा सकता है। इसलिए सबसे शक्तिशाली तो वही है। हम सब तो उसके बनाए हुए अदने से बंदे हैं। यह सुनना था कि दरबार में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। चापलूस दरबारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका मिल गया था। अकबर का चेहरा, जो गर्व से दमक रहा था, अब गुस्से से तमतमा उठा। उनकी भ्रिकुटी तन गई। उन्हें यह अपनी सीधी सीधी तौहीन लगी। भरे दरबार में बीरबल ने किसी और को उनसे बड़ा बता दिया था। एक दरबारी, मीर जमान, जो हमेशा बीरबल से जलता था, खड़ा होकर बोला, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह। यह तो सरासर आपकी शान में गुस्ताखी है। बीरबल की हिम्मत कैसे हुई किसी अनदेखी ताकत को आपके ऊपर रखने की? यह सल्तनत के खिलाफ बगावत है। आग में घी पड़ चुका था। अकबर का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ था। वह अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उनकी आंखों में तूफान था। बीरबल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अपने शब्द वापस लो और हमारी बात मानो। कहो कि इस दुनिया में शहंशाह अकबर से बढ़कर कोई नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य को नहीं झुठला सकता। मैं अपना सर कलम करवा सकता हूँ, लेकिन यह नहीं कह सकता कि इंसान खुदा से बड़ा है। यह अधर्म होगा। बीरबल की यह दृढ़ता अकबर के क्रोध को और भड़का गई। उन्हें लगा बीरबल जानबूझकर उन्हें भरे दरबार में जलील कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, तो फिर इस सल्तनत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम उस खुदा को ही सबसे बड़ा मानते हो तो जाओ, वही तुम्हें पनाह देगा। हम तुम्हें मुगल सल्तनत से देश निकाला देते हैं। आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ हमारी नजरों से दूर। यह एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार में पत्थर की तरह खामोशी छा गई। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल, जो शहंशाह की परछाई माने जाते थे, उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। बीरबल ने एक पल के लिए शहंशाह की आंखों में देखा। शायद उन्हें एक दोस्त की नजर से देखना चाहते थे, लेकिन वहां सिर्फ एक नाराज बादशाह था। बीरबल ने कोई और दलील नहीं दी, कोई मिन्नत नहीं की। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुकाया, आखिरी सलाम किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरबार में एक अजीब सी उदासी और खौफ का माहौल बन गया। अकबर गुस्से में अपने कक्ष में चले गए और किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। बीरबल ने आगरा छोड़ दिया। उनके पास जो कुछ था वह दरबार में ही रह गया।
उन्होंने एक आम मुसाफिर का भेष बनाया और बिना किसी मंजिल के एक अनजान रास्ते पर चल पड़े। दिन गुजरते गए। सल्तनत में बीरबल की अनुपस्थिति धीरे धीरे महसूस की जाने लगी। शुरू में तो अकबर अपने गुस्से और अहंकार में यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्हें बीरबल की कोई जरूरत है। उन्होंने मीर जमान को अपना नया सलाहकार बना लिया, लेकिन दरबार की आत्मा कहीं खो गई थी। अब वहां बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के ठहाके नहीं गूंजते थे। मुश्किल मामलों में अब कोई ऐसा नहीं था जो पलक झपकते ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अकबर जब भी कोई मजाकिया बात कहते तो दरबारी जबरदस्ती हंसते, लेकिन उस हंसी में वो बात नहीं थी जो बीरबल की सच्ची प्रशंसा में होती थी। धीरे धीरे अकबर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब बीरबल अपनी बातों से उनकी बड़ी से बड़ी परेशानी को हल्का कर देते थे। वह सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक दोस्त थे जो उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत रखते थे। अकबर को रात रात भर नींद नहीं आती। उन्हें बीरबल की कही बात याद आती, सबसे शक्तिशाली तो वही है। अब उन्हें लगता था कि बीरबल ने कुछ गलत नहीं कहा था। उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था और उसकी जगह गहरे पश्चाताप ने ले ली थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? उन्होंने खुद ही बीरबल को सल्तनत से निकाल दिया था। वह कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, किसी को कुछ नहीं पता था। उधर बीरबल भटकते भटकते एक दूरदराज के गांव में पहुंचे। वह गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां के लोगों को यह भी नहीं पता था कि देश का शहंशाह कौन है। बीरबल ने अपना नाम बदलकर राम भरोसे रख लिया और वहीं एक किसान के यहाँ मजदूरी करने लगे। अपनी बुद्धिमानी और व्यवहार से उन्होंने जल्द ही गांव वालों का दिल जीत लिया। वह उनकी छोटी छोटी समस्याओं को अपनी चतुराई से सुलझा देते। कभी गांव के दो भाइयों का जमीन का झगड़ा सुलझाते तो कभी साहूकार के बही खाते की गड़बड़ी पकड़ लेते। धीरे धीरे पूरे गांव में राम भरोसे की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें अपना मुखिया मानने लगे। लगभग 2 साल बीत गए। आगरा में हालात अब और बिगड़ने लगे थे। पड़ोसी राज्यों को जब पता चला कि अकबर का सबसे बड़ा दिमागी हथियार बीरबल अब उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने सल्तनत को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन विजयगढ़ के राजा ने, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे, मुगल सल्तनत की इज्जत को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपने 2 दूतों को एक पहेली के साथ आगरा भेजा। पहेली बड़ी अजीब थी। दूतों ने अकबर के दरबार में 2 हूबहू एक जैसी दिखने वाली घोड़ियां पेश की। दोनों का रंग, कदकाठी, उम्र सब कुछ एक जैसा था। दूतों ने कहा, महाराज, हमारे राजा ने यह 2 घोड़ियां तोहफे में भेजी हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है। इनमें से एक माँ है और एक उसकी बेटी है। आपको बिना इन्हें छुए या चलाए बस देखकर यह बताना है कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन। अगर आप यह पहेली सुलझा पाए तो हम मानेंगे कि मुगल दरबार में अक्ल वालों की कोई कमी नहीं है, और अगर नहीं सुलझा पाए तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। यह एक बड़ी बेइज्जती थी। अकबर ने पहेली स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया। मीर जमान, और अन्य दरबारियों ने घोड़ियों को घंटों तक देखा। किसी ने कहा कि जिसके कान ज्यादा नुकीले हैं वह बेटी है। किसी ने कहा कि जिसकी आंखों में ज्यादा चंचलता है वह बेटी है। लेकिन कोई भी अपनी बात को साबित नहीं कर पाया। दिन बीतते गए और मुगल दरबार की पूरी अक्ल मिलकर भी यह छोटी सी पहेली नहीं सुलझा सकी। अकबर की इज्जत दांव पर लगी थी। वह रात रात भर जागकर बस यही सोचते, अगर आज बीरबल यहाँ होता
तो वह एक पल में इसका हल निकाल देता। अंत में हताश होकर अकबर ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी इस पहेली को सुलझाएगा उसे 10 गांव इनाम में दिए जाएंगे और उसे दरबार में एक ऊंचा पद दिया जाएगा। यह खबर सिपाहियों और व्यापारियों के जरिए दूर दूर तक फैल गई। यह खबर उस गांव तक भी पहुंची जहां बीरबल राम भरोसे बनकर रह रहे थे। गांव वालों ने जब यह पहेली सुनी तो सबने कहा, यह काम तो सिर्फ राम भरोसे ही कर सकते हैं। वे सब मिलकर बीरबल के पास गए और उन्हें पहेली बताई। बीरबल ने पहेली सुनते ही मुस्कुराकर कहा, इसका जवाब तो बहुत आसान है। गांव के मुखिया ने कहा, राम भरोसे, अगर तुम इसका जवाब जानते हो तो तुम्हें आगरा जाना चाहिए। इससे हमारे गांव का भी नाम होगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बीरबल ने सोचा कि शायद यही सही वक्त है शहंशाह के सामने जाने का। उन्होंने गांव वालों की बात मान ली और आगरा के लिए निकल पड़े। जब वह एक साधारण किसान के भेष में दरबार में पहुंचे तो सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा कि वह विजयगढ़ की पहेली सुलझा सकते हैं। यह सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया गया। दरबार में उदासी छाई हुई थी। अकबर अपने सिंहासन पर निराश बैठे थे। बीरबल को एक किसान के रूप में देखकर किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, क्या तुम वह पहेली सुलझा सकते हो? बीरबल ने कहा, कोशिश कर सकता हूँ। अन्नदाता घोड़ियों को फिर से दरबार में लाया गया। बीरबल ने उन्हें देखने के बजाय सिपाहियों को हुक्म दिया, इन दोनों घोड़ियों के सामने एक बड़ा सा घास का ढेर रख दो। सब हैरान थे कि इससे क्या होगा। सिपाहियों ने वैसा ही किया। जैसे ही घास का ढेर रखा गया, एक अजीब घटना घटी। दोनों घोड़ियों में से एक ने तुरंत घास खाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी घोड़ी ने पहले अपनी नाक से घास को थोड़ा सा अपनी साथी घोड़ी की तरफ धकेला और फिर खुद खाना शुरू किया। यह देखकर बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, पहेली सुलझ गई। जिस घोड़ी ने घास को अपनी साथी की तरफ धकेला वही माँ है, और जिसने पहले खाना शुरू कर दिया वह बेटी है। दरबार में सब चौंक गए। यह तुम कैसे कह सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह सृष्टि का नियम है। माँ हमेशा अपनी संतान को पहले खिलाती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। माँ की ममता उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। बेटी में अभी वह समझ और ममता नहीं है, इसलिए भूख लगते ही उसने खाना शुरू कर दिया। यह तर्क इतना सरल और अकाट्य था कि पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। विजयगढ़ के दूतों ने भी सिर झुकाकर हार मान ली। अकबर अपनी गद्दी से उतरकर उस किसान के पास आए। वह उसकी बुद्धिमानी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसका चेहरा गौर से देखने की कोशिश की। धूल और बढ़ी हुई दाढ़ी के पीछे की आंखों में उन्हें एक जानी पहचानी चमक दिखाई दी। कौन हो तुम? अकबर ने कांपती आवाज में पूछा। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी और अपनी दाढ़ी को थोड़ा हटाया। जहां पनाह, मैं आपका वही गुस्ताख सेवक हूं जिसे आपने सल्तनत से निकाल दिया था। बीरबल। यह नाम सुनते ही अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर आगे बढ़े और बीरबल को गले से लगा लिया। 2 साल का बिछोड़ा, 2 साल का पश्चाताप, सब उन आंसुओं में बह गया। बीरबल, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से और अहंकार में अपनी सल्तनत की आत्मा को ही जिस्म से अलग कर दिया था। तुम्हारे बिना यह दरबार बेजान था और मैं अधूरा था। बीरबल की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपने मुझे नहीं, सत्य को निकाला था। लेकिन सत्य ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता, उसे एक न एक दिन वापस आना ही होता है। उस दिन आगरा में दिवाली मनाई गई। बीरबल को पूरे सम्मान के साथ दरबार में उनका स्थान वापस दिया गया।
शहंशाह अकबर ने उस दिन सीखा कि एक शासक की सबसे बड़ी ताकत उसकी फौज या खजाना नहीं, बल्कि उसके सच्चे और बुद्धिमान सलाहकार होते हैं। और उन्होंने यह भी सीखा कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह उस ऊपर वाले से बड़ा कभी नहीं हो सकता। यह कहानी मुगल सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, एक याद के तौर पर कि कैसे एक शहंशाह के अहंकार ने अपने सबसे कीमती हीरे को खो दिया था और कैसे किस्मत ने उन दो दोस्तों को फिर से मिला दिया। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल और एक मुजरिम की रहस्यमयी मुस्कान की यह विस्तृत कहानी। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उस सुबह एक अजीब सी खामोशी और तनाव की चादर ओढ़े हुए थी। यह वो खामोशी नहीं थी जो शांति का प्रतीक हो, बल्कि यह तूफान से पहले की खामोशी थी। दीवाने कास में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला तेज और आत्मविश्वास आज नदारद था। उनकी आंखें किसी बाज की तरह सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठे एक कैदी पर गड़ी थीं। दरबार खचाखच भरा था, हर मंत्री, हर सिपहसालार, हर दरबारी की सांस अटकी हुई थी। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। माहौल में अगर कोई आवाज थी तो बस शहंशाह के भारी भारी सांस लेने की और उनके कदमों में पड़े उस कैदी की शांत, लगभग स्थिर सांसों की। यह कोई आम मुजरिम नहीं था, इसका नाम था छाया। किसी ने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा था, नहीं कोई उसका असली नाम जानता था। वह एक किंवदंती बन चुका था, एक ऐसा चोर जो दीवारों से गुजर सकता था, एक ऐसा जासूस जिसके कान हर शाही महल की गुप्त बातों को सुन सकते थे। पिछले कई सालों से उसने सल्तनत की नाक में दम कर रखा था। कभी वह किसी अमीर सूबेदार की तिजोरी ऐसे साफ कर देता जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं, तो कभी किसी दुश्मन रियासत का गुप्त संदेश आगरा पहुँचने से पहले ही हवा में गायब हो जाता था। वह एक भूत की तरह था, जिसके सिर्फ कारनामों के निशान मिलते थे, पर वजूद का कोई सबूत नहीं। लेकिन बीती रात इतिहास में पहली बार छाया पकड़ा गया था, और उसका जुर्म अब तक का सबसे संगीन, सबसे अविश्वसनीय था। उसने शाही दस्तावेज खाने के सबसे भीतरी और सबसे सुरक्षित कक्ष में सेंध लगाई थी, जहां मुगल सल्तनत का भविष्य रखा था, हिंदुस्तान का वह नया विस्तृत नक्शा जिसे बनाने में पिछले 10 साल लगे थे। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, यह सल्तनत की नसों का जाल था, जिसमें हर गुप्त रास्ते, हर सैन्य छावनी, हर खजाने की जगह और हर कमजोर सीमा का ब्यौरा था। इस नक्शे का दुश्मन के हाथ लगना सल्तनत की तबाही का ऐलान था, और छाया ने उसे चुरा लिया था। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था जब वह नक्शे को एक मखमली थैले में डालकर दस्तावेज खाने की बाहरी दीवार फांद रहा था। शाही खुफिया विभाग के प्रमुख मीर यूसुफ ने खुद अपनी जान पर खेलकर उसे दबोचा था। यह मुगल सल्तनत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साथ ही एक भयानक खतरे का संकेत भी। शहंशाह अकबर ने अपनी गरजदार आवाज में पूछा, जो पूरे दरबार में गूंज गई, हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, वह नक्शा कहाँ है और तुम किसके लिए काम करते हो? सच सच बता दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। कैदी छाया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर धूल और खून के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में न तो कोई डर था, न कोई पछतावा। उसने शहंशाह की आंखों में सीधे झांका और फिर उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यह कोई मजाक उड़ाने वाली मुस्कान नहीं थी, न ही यह किसी पागल की मुस्कान थी। यह एक शांत, गहरी और समझ से परे मुस्कान थी, जैसे वह कोई ऐसा राज जानता हो जिसे जानकर यह पूरी सल्तनत हिल जाएगी। जैसे उसकी गिरफ्तारी उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी योजना का एक हिस्सा हो। उस मुस्कान ने शहंशाह के गुस्से में जलते हुए बारूद पर चिंगारी का काम किया।
तुम्हारी यह जुर्रत, वह अपने सिंहासन से लगभग खड़े होते हुए चिल्लाए। तुम शहंशाह हिंद के सामने खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। जल्लाद, इसकी खाल उधेड़ दो, तब तक इसे कोड़े मारो जब तक इसकी जुबान खुल न जाए। जल्लाद आगे बढ़े, लेकिन तभी एक शांत आवाज ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए जहांपनाह। सबकी नजरें उस आवाज की दिशा में घूमी। यह बीरबल थे। वह अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर शहंशाह के पास आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत चिंतन था। बीरबल, तुम इस गुस्ताख की तरफदारी कर रहे हो? अकबर ने क्रोध से पूछा। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा। मैं आपकी सल्तनत की तरफदारी कर रहा हूँ। इस मुजरिम के शरीर पर लगने वाला हर कोड़ा उस नक्शे को हमसे मीलों दूर ले जाएगा। यह कोई आम चोर नहीं है जो दर्द से डरकर सच उगल देगा। इसकी खामोशी और इसकी यह मुस्कान बता रही है कि यह किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है। शारीरिक यातना से शायद हम इसकी जान ले लेंगे, पर राज कभी नहीं जान पाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए? अकबर ने लगभग लाचारी से पूछा। उन्हें भी पता था कि बीरबल की बात में दम है। बीरबल ने एक गहरी नजर उस कैदी पर डाली, खासकर उसकी मुस्कान पर। वह मुस्कान उन्हें किसी पहेली की तरह लग रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मुझे इस मुजरिम से अकेले में बात करने की इजाजत दी जाए और मुझे 7 दिन का समय दिया जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 7वें दिन या तो नक्शा आपके कदमों में होगा या मेरा सर। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकेले में बात, एक ऐसे खतरनाक देशद्रोही से? लेकिन शहंशाह को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन देते हैं। यह मुजरिम तुम्हारे हवाले। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो हम अपना सबसे कीमती हीरा खो देंगे। पहला वह नक्शा, और दूसरा तुम्हें छाया को किले की सबसे सुरक्षित कालकोठरी में डाल दिया गया। बीरबल ने हुक्म दिया कि उसे कोई यातना न दी जाए। उसे अच्छा खाना और साफ पानी दिया जाए, लेकिन उस पर 24 घंटे नजर रखी जाए। पहले दिन बीरबल कालकोठरी में गए। छाया जमीन पर पालथी मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं जैसे वह ध्यान में हो। बीरबल उसके सामने एक स्टूल पर बैठ गए और घंटों तक चुपचाप उसे देखते रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। छाया ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को बीरबल वैसे ही चुपचाप उठकर चले गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। बीरबल सुबह आए, चुपचाप बैठे रहे और शाम को चले गए। छाया भी मूर्ति की तरह स्थिर बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान अभी भी कायम थी। तीसरे दिन जब बीरबल आकर बैठे तो उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने नक्शे या साजिश के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। उन्होंने मौसम की बात की, आगरा के बाजारों की रौनक की बात की, यमुना नदी के किनारे उगने वाले फूलों की बात की। वह ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। छाया ने आंखें नहीं खोली, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि उसके कान बीरबल की बातों पर लगे हुए हैं। चौथे दिन बीरबल अपने साथ शतरंज की बिसात ले गए। उन्होंने बिसात जमीन पर बिछाई और अकेले ही खेलने लगे। वह दोनों तरफ से खुद ही चालें चल रहे थे और बीच बीच में खेल पर अपनी राय भी जाहिर कर रहे थे। वाह क्या चाल चली है काले बादशाह ने। सफेद वजीर अब बुरी तरह फंस गया है। यह सिलसिला 5वें दिन भी जारी रहा। बीरबल आते, शतरंज खेलते और चले जाते। छाया अभी भी खामोश था, लेकिन अब उसकी आंखें कभी कभी खुल जाती थीं और वह एकटक उस बिसात को देखने लगता था। उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई थी और उसकी जगह एक उत्सुकता ने ले ली थी।
छठे दिन बीरबल ने खेल के बीच में एक जानबूझकर गलत चाल चली। उन्होंने अपने सफेद हाथी को एक ऐसी जगह रख दिया जहां वह आसानी से काले घोड़े का शिकार बन सकता था। यह देखकर छाया, जो अब तक खामोश था, पहली बार बोला। उसकी आवाज कई दिनों की खामोशी के कारण थोड़ी भारी थी। गलत चाल, उसने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब आपका हाथी? छाया ने कहा। वह मर रहा है। आपको उसे वहां नहीं रखना चाहिए था। बीरबल ने अपनी चाल सुधार ली। शुक्रिया, उन्होंने कहा। और फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक बर्फ की दीवार थी जो टूटनी शुरू हो गई थी। सातवां और आखिरी दिन आ गया। पूरे दरबार और शहंशाह की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल सुबह सुबह काल कोठरी में पहुंचे। आज वह अपने साथ शतरंज नहीं लाए थे। वह आकर छाया के सामने बैठ गए। आज मेरा आखिरी दिन है, बीरबल ने शांति से कहा। आज शाम तक अगर मैंने शहंशाह को जवाब नहीं दिया तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। छाया ने अपनी आंखें खोली और पहली बार सीधे बीरबल की आंखों में देखा। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, बीरबल ने कहा। मैं तुम्हारी मुस्कान का राज जानने आया हूँ। मैं यह जानने आया हूँ कि एक ऐसा इंसान जो मौत के मुंह में खड़ा है, वह इतना शांत और संतुष्ट कैसे हो सकता है। तुम्हारी यह मुस्कान तुम्हारी जीत की है या तुम्हारी हार की, या यह किसी ऐसे दर्द को छुपाने का पर्दा है जिसे तुम किसी को दिखा नहीं सकते। बीरबल के इन शब्दों ने जैसे छाया के अंदर किसी गहरे जख्म को छू लिया। उसकी शांत मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार भावनाओं का एक तूफान उमड़ा, दर्द, गुस्सा और लाचारी। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। तुम जानना चाहते हो मेरी मुस्कान का राज? तो सुनो। मेरा असली नाम शांतनु है। मैं देवगढ़ रियासत का रहने वाला हूँ। जिस नक्शे को मैंने चुराया है उसमें एक छोटा सा हिस्सा मेरे गांव का भी है, जिसे 10 साल पहले मुगल फौज ने एक गलतफहमी में पूरी तरह तबाह कर दिया था। मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार उस तबाही में मारा डालकर दस्तावेज खाने की बाहरी दीवार फांद रहा था। शाही खुफिया विभाग के प्रमुख मीर यूसुफ ने खुद अपनी जान पर खेलकर उसे दबोचा था। यह मुगल सल्तनत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साथ ही एक भयानक खतरे का संकेत भी। शहंशाह अकबर ने अपनी गरजदार आवाज में पूछा, जो पूरे दरबार में गूंज गई, हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, वह नक्शा कहाँ है और तुम किसके लिए काम करते हो? सच सच बता दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। कैदी छाया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर धूल और खून के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में न तो कोई डर था न कोई पछतावा। उसने शहंशाह की आंखों में सीधे झांका और फिर उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यह कोई मजाक उड़ाने वाली मुस्कान नहीं थी, न ही यह किसी पागल की मुस्कान थी। यह एक शांत, गहरी और समझ से परे मुस्कान थी, जैसे वह कोई ऐसा राज जानता हो जिसे जानकर यह पूरी सल्तनत हिल जाएगी। जैसे उसकी गिरफ्तारी उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी योजना का एक हिस्सा हो। उस मुस्कान ने शहंशाह के गुस्से में जलते हुए बारूद पर चिंगारी का काम किया। तुम्हारी यह जुर्रत, वह अपने सिंहासन से लगभग खड़े होते हुए चिल्लाए। तुम शहंशाह हिंद के सामने खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। जल्लाद, इसकी खाल उधेड़ दो। तब तक इसे कोड़े मारो जब तक इसकी जुबान खुल न जाए। जल्लाद आगे बढ़े, लेकिन तभी एक शांत आवाज ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए जहां पनाह। सबकी नजरें उस आवाज की दिशा में घूमी। यह बीरबल थे। वह अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर शहंशाह के पास आए।
उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत चिंतन था। बीरबल, तुम इस गुस्ताख की तरफदारी कर रहे हो? अकबर ने क्रोध से पूछा। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी सल्तनत की तरफदारी कर रहा हूँ। इस मुजरिम के शरीर पर लगने वाला हर कोड़ा उस नक्शे को हमसे मीलों दूर ले जाएगा। यह कोई आम चोर नहीं है जो दर्द से डरकर सच उगल देगा। इसकी खामोशी और इसकी यह मुस्कान बता रही है कि यह किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है। शारीरिक यातना से शायद हम इसकी जान ले लेंगे, पर राज कभी नहीं जान पाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए? अकबर ने लगभग लाचारी से पूछा। उन्हें भी पता था कि बीरबल की बात में दम है। बीरबल ने एक गहरी नजर उस कैदी पर डाली, खासकर उसकी मुस्कान पर। वह मुस्कान उन्हें किसी पहेली की तरह लग रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मुझे इस मुजरिम से अकेले में बात करने की इजाजत दी जाए और मुझे 7 दिन का समय दिया जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 7वें दिन या तो नक्शा आपके कदमों में होगा या मेरा सर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकेले में बात, एक ऐसे खतरनाक देशद्रोही से? लेकिन शहंशाह को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन देते हैं। यह मुजरिम तुम्हारे हवाले। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो हम अपना सबसे कीमती हीरा खो देंगे। पहला वह नक्शा और दूसरा तुम्हें छाया को किले की सबसे सुरक्षित कालकोठरी में डाल दिया गया। बीरबल ने हुक्म दिया कि उसे कोई यातना न दी जाए। उसे अच्छा खाना और साफ पानी दिया जाए, लेकिन उस पर 24 घंटे नजर रखी जाए। पहले दिन बीरबल कालकोठरी में गए। छाया जमीन पर पालथी मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह ध्यान में हो। बीरबल उसके सामने एक स्टूल पर बैठ गए और घंटों तक चुपचाप उसे देखते रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। छाया ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को बीरबल वैसे ही चुपचाप उठकर चले गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। बीरबल सुबह आए, चुपचाप बैठे रहे और शाम को चले गए। छाया भी मूर्ति की तरह स्थिर बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान अभी भी कायम थी। तीसरे दिन जब बीरबल आकर बैठे तो उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने नक्शे या साजिश के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। उन्होंने मौसम की बात की, आगरा के बाजारों की रौनक की बात की, यमुना नदी के किनारे उगने वाले फूलों की बात की। वह ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। छाया ने आंखें नहीं खोली, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि उसके कान बीरबल की बातों पर लगे हुए हैं। चौथे दिन बीरबल अपने साथ शतरंज की बिसात ले गए। उन्होंने बिसात जमीन पर बिछाई और अकेले ही खेलने लगे। वह दोनों तरफ से खुद ही चालें चल रहे थे और बीच बीच में खेल पर अपनी राय भी जाहिर कर रहे थे। वाह, क्या चाल चली है काले बादशाह ने। सफेद वजीर अब बुरी तरह फंस गया है। यह सिलसिला 5वें दिन भी जारी रहा। बीरबल आते, शतरंज खेलते और चले जाते। छाया अभी भी खामोश था, लेकिन अब उसकी आंखें कभी कभी खुल जाती थीं और वह एकटक उस बिसात को देखने लगता था। उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई थी और उसकी जगह एक उत्सुकता ने ले ली थी। छठे दिन बीरबल ने खेल के बीच में एक जानबूझकर गलत चाल चली। उन्होंने अपने सफेद हाथी को एक ऐसी जगह रख दिया जहां वह आसानी से काले घोड़े का शिकार बन सकता था। यह देखकर छाया, जो अब तक खामोश था, पहली बार बोला। उसकी आवाज कई दिनों की खामोशी के कारण थोड़ी भारी थी। गलत चाल, उसने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब आपका हाथी? छाया ने कहा। वह मर रहा है। आपको उसे वहां नहीं रखना चाहिए था।
बीरबल ने अपनी चाल सुधार ली। शुक्रिया, उन्होंने कहा। और फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक बर्फ की दीवार थी जो टूटनी शुरू हो गई थी। 7वां और आखिरी दिन आ गया। पूरे दरबार और शहंशाह की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल सुबह सुबह कालकोठरी में पहुंचे। आज वह अपने साथ शतरंज नहीं लाए थे। वह आकर छाया के सामने बैठ गए। आज मेरा आखिरी दिन है, बीरबल ने शांति से कहा। आज शाम तक अगर मैंने शहंशाह को जवाब नहीं दिया तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। छाया ने अपनी आंखें खोली और पहली बार सीधे बीरबल की आंखों में देखा। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, बीरबल ने कहा। मैं तुम्हारी मुस्कान का राज जानने आया हूँ। मैं यह जानने आया हूँ कि एक ऐसा इंसान जो मौत के मुंह में खड़ा है, वह इतना शांत और संतुष्ट कैसे हो सकता है। तुम्हारी यह मुस्कान तुम्हारी जीत की है या तुम्हारी हार की, या यह किसी ऐसे दर्द को छुपाने का पर्दा है जिसे तुम किसी को दिखा नहीं सकते। बीरबल के इन शब्दों ने जैसे छाया के अंदर किसी गहरे जख्म को छू लिया। उसकी शांत मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार भावनाओं का एक तूफान उमड़ा, दर्द, गुस्सा और लाचारी। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। तुम जानना चाहते हो मेरी मुस्कान का राज? तो सुनो, मेरा असली नाम शांतनु है। मैं देवगढ़ रियासत का रहने वाला हूँ। जिस नक्शे को मैंने चुराया है उसमें एक छोटा सा हिस्सा मेरे गांव का भी है, जिसे 10 साल पहले मुगल फौज ने एक गलतफहमी में पूरी तरह तबाह कर दिया था। मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार उस तबाही में मारा गया। मैं अकेला बच गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इस सल्तनत की नींव हिला दूंगा। मैं उस नक्शे को हासिल करूंगा और उसे सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के शाह को सौंप दूंगा, ताकि वह उन गुप्त रास्तों से हमला कर सके और वही तबाही मचा सके जो मेरे गांव में मची थी। शांतनु की आवाज में आंसू नहीं बल्कि लावा बह रहा था। पिछले 10 साल मैंने इसी आग में जलते हुए गुजारे हैं। मैंने चोरी सीखी, भेष बदलना सीखा, हर वो हुनर सीखा जो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा सके, और मैं कामयाब हुआ। मैंने नक्शा हासिल कर लिया, लेकिन तुम पकड़े गए, बीरबल ने याद दिलाया। हाँ, मैं पकड़ा गया, शांतनु ने कहा। और यही मेरी मुस्कान का राज है। मेरी योजना 2 हिस्सों में थी। पहला, नक्शा चुराना, और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि वह सही हाथों तक पहुंच जाए। मुझे पता था कि मैं नक्शा लेकर आगरा से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने नक्शा चुराने के बाद उसे किले से बाहर नहीं फेंका। मैंने उसे किले के अंदर ही एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती, जहां कोई उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकता। बीरबल की आंखें चमक उठी। कहा, शांतनु के चेहरे पर फिर वही मुस्कान लौट आई, लेकिन इस बार वह रहस्यमय नहीं बल्कि विजयी थी। जिस रात मुझे पकड़ा गया उससे एक दिन पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। मैंने तुम्हें शतरंज खेलते हुए देखा है, बीरबल। तुम जानते हो कि कभी कभी जीतने के लिए अपने सबसे ताकतवर मोहरे को भी कुर्बान करना पड़ता है। मेरी गिरफ्तारी मेरी कुर्बानी थी। यह इस बात का सबूत था कि सल्तनत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था अब चोर को पकड़ने में लग जाएगी और नक्शे को भूल जाएगी। मेरे पकड़े जाने के बाद मेरा एक साथी, जो शाही बावर्चीखाने में एक मामूली कर्मचारी बनकर काम कर रहा है, उस नक्शे को वहां से निकालेगा और उसे ईरान के दूत तक पहुंचा देगा, जो एक व्यापारी के भेष में शहर में मौजूद है। जब तुम सब मेरा मुंह खुलवाने में लगे थे, तब वह नक्शा अपना सफर शुरू कर चुका था। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरी गिरफ्तारी मेरी हार नहीं, मेरी जीत का ऐलान थी। मेरा बदला पूरा हो रहा था। यह सुनकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। साजिश इतनी गहरी और इतनी सोची समझी थी,
वह बावर्ची कौन है और नक्शा कहाँ छुपाया था? बीरबल ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा। शांतनु हंसा। अब यह जानने का क्या फायदा बीरबल? शायद अब तक तो वह बावर्ची नक्शा लेकर शहर से बाहर भी निकल चुका हो। बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। उनके पास अब सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने शांतनु की पूरी कहानी को अपने दिमाग में एक बार फिर से घुमाया। उसका गांव देवगढ़, उसकी नफरत, उसकी योजना, और फिर उनका दिमाग एक बात पर आकर अटक गया। शांतनु ने कहा था कि उसने नक्शा एक ऐसी जगह छुपाया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। किले के अंदर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? और फिर बीरबल के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। वह तेजी से काल कोठरी से बाहर निकले और सीधे शहंशाह के कक्ष की तरफ भागे। शहंशाह बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बीरबल? क्या उस मुजरिम ने कुछ बताया? सब कुछ जहांपनाह, बीरबल ने हांफते हुए कहा। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें तुरंत शाही दस्तावेज खाने में चलना होगा। शहंशाह और सभी प्रमुख मंत्री बीरबल के पीछे पीछे भागे। दस्तावेज खाने में पहुंचकर बीरबल उस कक्ष में गए जहां से नक्शा चोरी हुआ था। वह कक्ष पत्थरों का बना था और उसमें बड़ी बड़ी अलमारियों में हजारों दस्तावेज रखे थे। क्या नक्शा यहीं कहीं है? अकबर ने हैरानी से पूछा। हाँ जहांपनाह, यही है, बीरबल ने कहा। शांतनु ने कहा कि उसने नक्शा ऐसी जगह छुपाया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। हम सब नक्शे को खुद ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को भूल गए हैं जिसमें नक्शे का जिक्र है। बीरबल एक बड़ी सी अलमारी के पास गए जिसमें सल्तनत के सभी नक्शे रखे हुए थे। उन्होंने सबसे नीचे रखी एक जिल्द को बाहर निकाला। यह देवगढ़ रियासत का पुराना और आधिकारिक नक्शा था जिसे मुगल सल्तनत ने अपनी जीत के बाद बनवाया था। यह एक बहुत मोटा और भारी नक्शा था जिसे कई चमड़े के पन्नों को मिलाकर बनाया गया था। बीरबल ने उस नक्शे को खोला। उसके एक पन्ने पर शांतनु के तबाह हुए गांव का चित्र था। बीरबल ने अपनी उंगलियों से उस चित्र को छुआ। उन्हें वहां कुछ कुरकुरापन महसूस हुआ। उन्होंने एक छोटा सा चाकू लिया और बड़ी सावधानी से उस पन्ने की ऊपरी परत को काटना शुरू किया। और जैसे ही परत हटी, अंदर से एक और बारीक और महीन कागज का नक्शा सामने आया। यह वही नक्शा था, हिंदुस्तान का नया विस्तृत नक्शा। शांतनु ने उस बेशकीमती नक्शे को देवगढ़ के पुराने नक्शे के एक पन्ने के अंदर छुपा दिया था। उसने नफरत की निशानी के ठीक नीचे सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत को छुपाया था। वह जानता था कि इस पुराने और बेकार समझे जाने वाले नक्शे को कोई नहीं देखेगा। नक्शा मिलते ही शहंशाह ने एक गहरी राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। तुमने एक बार फिर सल्तनत को बचा लिया बीरबल। अभी काम पूरा नहीं हुआ है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अभी उस बावर्ची और ईरानी दूत को पकड़ना बाकी है। शाही बावर्ची खाने में तुरंत छापा मारा गया। वहां काम करने वाले देवगढ़ के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर शहर की एक सराय से ईरानी दूत को भी पकड़ लिया गया जो अभी तक नक्शे का इंतजार ही कर रहा था। शाम को दरबार एक बार फिर लगा। शांतनु को जंजीरों में जकड़कर फिर से पेश किया गया। शहंशाह ने उस बेशकीमती नक्शे को हवा में लहराते हुए कहा, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी शांतनु, लेकिन तुम एक बात भूल गए। नफरत और बदले की आग दिमाग को तेज तो करती है पर अक्सर उसे अंधा भी कर देती है। तुमने अपनी नफरत की सबसे बड़ी निशानी के नीचे ही हमारी सबसे बड़ी ताकत को छुपा दिया। तुमने सोचा भी नहीं कि कोई तुम्हारी नफरत की जड़ तक पहुंच सकता है। शांतनु हैरान और पराजित खड़ा था। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी।
उसकी 10 साल की मेहनत, उसका पूरा वजूद एक पल में बिखर गया था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इसकी नफरत की एक वजह है। देवगढ़ में जो हुआ वह एक गलती थी। हम इसके परिवार को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम न्याय कर सकते हैं। इसे मौत की सजा देने के बजाय इसे उसी गांव को फिर से बसाने का काम सौंपा जाए। इसकी नफरत को तामीर की ताकत में बदल दिया जाए। शायद यही इसके जख्मों का सबसे बड़ा मरहम होगा। यह एक अभूतपूर्व सुझाव था, लेकिन शहंशाह अकबर को बीरबल की बात में छिपी गहरी बुद्धिमानी समझ में आ गई। उन्होंने शांतनु को जीवनदान दिया और उसे देवगढ़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, ताकि वह अपनी जिंदगी उस गांव को बनाने में लगा दे जिसके उजड़ने का वह सल्तनत को जिम्मेदार मानता था। उस दिन दरबार ने सीखा कि किसी मुजरिम के जुर्म से ज्यादा उसके पीछे की वजह को समझना जरूरी होता है। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे जटिल ताले भी सही चाबी से खुल जाते हैं, चाहे वह ताला किसी खजाने का हो या किसी इंसान के दिल और दिमाग का। और कभी कभी एक साधारण सी मुस्कान के पीछे पूरी सल्तनत को तबाह करने की साजिश छिपी हो सकती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल और उस रहस्यमयी हाथ की यह विस्तृत कहानी जो सबके राज जानता था। आगरा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लय में धड़क रहा था। यमुना के घाटों पर धोबियों के कपड़े पीटने की आवाज, बाजारों में सौदागरों की और मसालों की मिलीजुली खुशबू और किले से आती शाही नौबत की धीमी गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसा संगीत रच रहे थे जो मुगल सल्तनत की शान और स्थिरता का प्रतीक था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में अमन और इंसाफ का बोलबाला था। दरबार में एक से बढ़कर एक गुणीजन थे, लेकिन उन सब में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। वह सिर्फ एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे, बल्कि वह शहंशाह की बुद्धि की कसौटी और सल्तनत की समस्याओं का अचूक समाधान थे। लेकिन उस स्थिरता और अमन पर जल्द ही एक रहस्यमयी और खौफनाक साया मंडराने वाला था। इसकी शुरुआत बड़ी ही साधारण और लगभग किसी का ध्यान न खींचने वाली घटना से हुई। शहर के एक जाने माने कपड़ा व्यापारी सेठ हरकिशन दास की दुकान पर एक सुबह जब वह पहुंचे तो उन्हें अपनी गद्दी पर एक छोटा मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर कुछ नहीं लिखा था सिवाय एक काले हाथ के निशान के। वह हाथ का निशान किसी स्याही से नहीं बल्कि किसी अजीब चिपचिपे और काले पदार्थ से बनाया गया था। सेठ ने उसे अनदेखा कर फेंक देना चाहा, लेकिन फिर उनकी नजर कागज के मोड़ के अंदर पड़ी। वहां बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। उसे पढ़ते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें उनका वह गहरा राज लिखा था जिसे उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि कुछ साल पहले उन्होंने सूरत से आने वाले अपने ही एक व्यापारिक जहाज को खुद डुबो दिया था ताकि बीमे की रकम हड़प सके। नीचे लिखा था, कल रात चांदनी चौक के पुराने कुएं पर 10,000 अशर्फिया पहुंचा देना, वरना यह हाथ का निशान तुम्हारी इज्जत पर भी छप जाएगा। सेठ हरकिशन दास का चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई मजाक नहीं था, यह सच था, एक ऐसा सच जिसे दफन हुए सालों बीत चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। इज्जत का सवाल था। अगली रात उन्होंने कांपते हाथों से अशर्फियों की थैली उस कुएं में डाल दी। उसके बाद वह हाथ का निशान फिर कभी नहीं दिखा। कुछ हफ्तों बाद शहर के कोतवाल बख्तियार खान को अपने घर के तकिए के नीचे वैसा ही एक कागज मिला। उस पर भी एक काला हाथ छपा था और अंदर लिखा था उनका राज कि उन्होंने एक बेगुनाह को एक अमीरजादे के जुर्म में फंसाकर जेल में डाल दिया था। उनसे 20,000 अशर्फियों की मांग की गई थी। कोतवाल ने भी अपनी इज्जत और ओहदे को बचाने के लिए चुपचाप रकम अदा कर दी। अब यह सिलसिला एक खौफनाक महामारी की तरह फैलने लगा। कभी किसी सूबेदार को, कभी किसी अमीर मनसबदार को, तो कभी किसी शाही खजांची को वह काले हाथ वाला पैगाम मिलता।
हर पैगाम में उस व्यक्ति का एक ऐसा गुप्त और शर्मनाक राज होता था जो अगर खुल जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, और हर कोई चुपचाप मुंह मांगी कीमत चुका देता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह इस बारे में शिकायत करे, क्योंकि शिकायत करने का मतलब था अपना राज कबूल करना। धीरे धीरे आगरा की हवा में एक अनकहा डर घुलने लगा। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। हर किसी को लगता कि सामने वाला उसके राज जानता है। वह हाथ अब सिर्फ एक ब्लैकमेलर नहीं रह गया था, वह एक प्रतीक बन गया था, एक ऐसी सर्वज्ञ शक्ति का प्रतीक जो हर दीवार के पार देख सकती थी, हर बंद दिमाग के अंदर झांक सकती थी। लोग उसे किस्मत का काला हाथ कहने लगे थे। यह बात जब शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो वह बेहद चिंतित और क्रोधित हुए। यह सिर्फ कुछ लोगों को ब्लैकमेल करने का मामला नहीं था, यह पूरी सल्तनत के इकबाल को चुनौती थी। यह इस बात का सबूत था कि कोई है जो उनके शासन की नींव को भीतर से खोखला कर रहा था, लोगों के आपसी भरोसे को तोड़ रहा था। उन्होंने दीवानकास में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। यह क्या हो रहा है हमारी सल्तनत में, वह गरजे। एक हाथ का निशान पूरे आगरा को डरा रहा है और हमारे खुफिया तंत्र को कानों कान खबर नहीं। कौन है यह शख्स जो खुद को खुदा समझ बैठा है, जो हर किसी के राज जानने का दावा करता है। दरबार में सन्नाटा था। हर मंत्री की नजरें झुकी हुई थीं, क्योंकि शायद हर किसी के दिल में यह डर था कि अगला पैगाम उसी के नाम का न हो। हम हुक्म देते हैं कि इस हाथ को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जो कोई भी इसे पकड़ेगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन यह काम कौन करता? इस भूत को कौन पकड़ता जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान था। तब सबकी नजरें उस एक व्यक्ति पर जाकर टिकी जो हमेशा की तरह शांत और चिंतन में डूबा बैठा था, बीरबल। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सल्तनत की आबरू का सवाल है। यह गुत्थी सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। पता लगाओ कि यह हाथ किसका है और इसके पीछे कौन सी ताकत है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस राज को खोलने के लिए मुझे उन लोगों से बात करनी होगी जिनके राज यह हाथ जानता है। मुझे आपसे यह अधिकार चाहिए कि मैं किसी भी ओहदे के व्यक्ति से पूछताछ कर सकूं और कोई मेरे काम में दखल न दे। शहंशाह ने उन्हें पूरी छूट दे दी। बीरबल का काम अब शुरू हुआ। यह किसी तलवार की लड़ाई नहीं थी, यह दिमाग की जंग थी, एक ऐसे दुश्मन के साथ जो अदृश्य था। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत सेठ हरकिशन दास से की। उन्होंने सेठ को भरोसे में लिया और वादा किया कि उनका राज सुरक्षित रहेगा। डरते डरते सेठ ने पूरी कहानी बताई और वह कागज भी दिखाया। बीरबल ने उस कागज को बड़े ध्यान से देखा। कागज तो आम था, लेकिन उस पर जो काले हाथ का निशान था वह अजीब था। वह न तो कालिख थी न कोई आम स्याही। उसमें से एक बहुत ही हल्की अनजानी सी महक आ रही थी, जैसे किसी जंगली जड़ी बूटी और किसी रसायन का मिश्रण हो। इसके बाद बीरबल कोतवाल बख्तियार खान से मिले। उन्होंने भी वही कहानी दोहराई। बीरबल ने जब उनसे मिला कागज देखा तो उस पर भी ठीक वैसा ही निशान और वैसी ही महक थी। बीरबल के दिमाग में पहली घंटी बजी, अपराधी एक ही है और वह कोई खास तरह का पदार्थ इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल ने ऐसे कई और लोगों से गुप्त रूप से मुलाकात की। हर कहानी एक जैसी थी, हर राज अविश्वसनीय रूप से सच था। बीरबल हैरान थे। यह जानकारी कोई आम जासूस या चोर इकट्ठा नहीं कर सकता था। ये राज लोगों के अतीत की गहराइयों में दफन थे। कुछ राज तो ऐसे थे जो सिर्फ शाही दस्तावेजों या पुराने न्यायिक रिकॉर्ड में ही मिल सकते थे। इसका मतलब साफ था,
यह हाथ या तो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहुंच शाही दस्तावेज खाने और न्याय विभाग के रिकॉर्ड तक थी, या फिर उसके पास एक ऐसा खुफिया नेटवर्क था